बहुत बहुत स्वागत है खालिद जी आपका। आपसे इस मंच पर हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और जब भी आपसे मुलाकात होती है तो हमें लगता है कि आपको जितना सुना जाए उतना कम है, क्योंकि आप इस समय हमारे देश के लोगों को गौरवान्वित कर रहे हैं और इट्स अ प्लेजर दैट यू आर हियर ऑन द स्टेज। तो एक बार मुझे लगता है तालियों के साथ खालिद जी का पहले स्वागत कीजिए, क्योंकि हम अपने देश को एक नए मुकाम तक पहुंचा रहे हैं और खालिद जी इसमें आपका योगदान बहुत बड़ा है। और अभी अभी जो एवी हमने प्ले किया उसमें हमने एक बात कही कि आप इस समय इस युग के इस भारत के एक नए टाइगर के रूप में उभर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? मेरी शुरुआत इसी से। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारत 24 न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में हमको बुला के और अपनी बात कहने का मौका और अवसर प्रदान किया। रहा सवाल टाइगर का, तो ये एक खिताब है जो पता नहीं लोगों ने मुझे क्यों दे दिया, ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा और देखा और किया, वो एक कमिटमेंट बिजनेस में, और उस कमिटमेंट को पूरा करना ये एक मेरी खासियत रही है। और शायद उसी की वजह से लोग टाइगर के नाम से बुलाते हैं। मुझे इतना ही कुछ पता है इस बारे में। मुझे लगता है ऐसे जब विशेषण मिलते हैं तो इंसान को खुशी भी बहुत होती है, लेकिन जाहिर है आपने काम इस तरीके का किया है कि लोग आपको इस नाम से पुकारते हैं। आपको बहुत बधाई है उसके लिए। और जब भी सर आपके क्षेत्र के बारे में बात होती है, इन द फील्ड यू आर वर्किंग, समंदर के नीचे उस तल पे काम करना, इट्स डेंजरस ऑल्सो एंड इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो। हम सब कई दफे हम समंदर के अंदर जाते हैं, गोता लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, दैट इज अ प्लेफुल थिंग। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो एक तरक्की की दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है? जी, समंदर के अंदर में बेसिकली नीचे पानी के काम करना, इट्स ट्रू, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं होता, इट्स वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। और ड्रेजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको हर पोर्ट में, जितने भी सी पोर्ट्स हैं इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, बगैर ड्रेजिंग के उनको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो नेचर ये होता है कि जब समंदर के पानी में लहरें चलती हैं और उन लहरों के साथ साथ सिल्टेशन, सैंड, ये सारी चीजें आती हैं, वो शोर पे आ जाती हैं, किनारे पे आ जाती हैं। जब वो किनारे पे आती हैं तो जहाज को लाने और ले जाने के लिए जो ड्राफ्ट मेंटेन करना पड़ता है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए चैनल का ड्रेजिंग होता है, बर्थ का ड्रेजिंग होता है, और वो पानी के नीचे होता है, करीब 12 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर, समटाइम 20 मीटर ऑल्सो। तो उसको अंदर से ड्रेज करके उस मटेरियल को बाहर निकालना है और फिर उसको लेके डीप सी में वापस फेंक देना है। एंड ऑल्सो समटाइम वी डू द रिक्लेमेशन, उसी सैंड को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जो लो लाइंग एरिया होता है, जहाँ पे सी बेड है, वहाँ लो लाइंग है, तो वहाँ पर हम लोग उस सैंड को हाइड करके, फिर अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, जैसा पिछली बार मैंने कहा था कि IOCL है पारादीप में 3000 एकड़ लैंड को हम लोगों ने रिक्लेम किया था, तो इस तरह से हम वो भी करते हैं। और इस काम को करने के लिए बेसिकली ज़रूरी होता है कि आपके पास में क्वालिफाइड टीम, एक्सपीरियंस लोग हों। और ये टेक्नोलॉजी हमने डच के साथ में सीख के ली, और यूरोप से जो कंपनियां इंडिया आई 2000 में, उस टाइम में इंडिया में बहुत कम कंपनियां थी जो ये काम करती थी। देन हम लोगों ने उनसे सीखा भी और उनके साथ काम भी किया, और फिर अपनी कंपनी भी तैयार की और अपने ड्रेजर्स भी लाए, और इंडोनेशिया से हम लोगों ने ड्रेजर लाके यहाँ पर काम करना शुरू किया। तो ये हम लोगों का स्पेशलाइज्ड जॉब रहा, और इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी मिले, और कमिटमेंट के साथ में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्ट्स हैं और प्राइवेट पोर्ट हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम भी किया और आज भी कर रहे हैं।
फॉरेन कंपनीज में यानी विदेशों में भी आपका काम चल रहा है, सो हाउ आर यू एक्सपैंडिंग और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है एक्सपैंडिंग की ओर? फॉरेन कंपनीज के साथ में मैम अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली इट्स ए जर्मन कंपनी एंड हमारा उनके साथ में जेवी फॉर्म हो चुका है और हम टेलीमेटिक सोल्यूशन को लेकर आ रहे हैं लॉजिस्टिक क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास इंडिया में अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो करना है, जिनको करने के लिए गवर्नमेंट भी आगे आई है और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी इसका रिक्वायरमेंट है। हम लोगों ने एक सलूशन ढूंढा है कि जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे लाइक आपका एक्सीडेंट जो हैं रोड्स के ऊपर में हो रहे हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जाए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। दूसरा जो आपका फ्यूल जो मेजर इफेक्ट डालता है लॉजिस्टिक में, फ्यूल को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और कम से कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने सोल्यूशन ढूंढा है, टेलीमेटिक सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं और नवंबर में उसको इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे इंडिया में और इससे बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जितने भी बड़े फ्लीट ओनर्स हैं, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी भी कास्ट के ऊपर में बहुत बड़ा फर्क आएगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स कम होंगे। रोड्स के ऊपर में सेफ्टी मेजर्स में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी और NHI जो है नेशनल हाईवे इंडिया में, तो उन्होंने भी हम लोगों को गाइडलाइंस दी हुई हैं कि रोड्स के ऊपर में हम अपने वाहनों को या हमारी भी जो भी ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको हम किस तरह से इनलाइन कर सकें, वो फार्मूले पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें ये टेलीमेटिक सोल्यूशन जो है ये बहुत बड़ा काम देगा, ये हमें उम्मीद है इससे। यानी वन फील्ड टू अनदर, आप किस कंपनी में 2500 लोग लगभग काम करते हैं और यही आपकी ताकत है, जाहिर है। तो इस ताकत को और कैसे बढ़ा रहे हैं आप और आगे की योजना क्या है आपकी? देखिए मैंने जब कंपनी की शुरुआत की थी तो एक बहुत ही छोटे लेवल से शुरू किया था। मैं था और मेरी तन्हाई थी, एक अकेला ही था, लेकिन चलते चलते जो है कारवां बन गया और लोग साथ में जुड़ गए। पहले 5 थे, 10 हुए, फिर 100 हो गए और कब 2500 हो गए ये मुझे पता नहीं चला। और कोशिश ये है कि जितने भी बढ़ सकें आगे और जितने ज़्यादा लोगों को हम फायदा दे सकें अपनी कंपनी के माध्यम से, जॉब क्रिएट कर सकें उन लोगों के लिए जो लोग आज ज़रूरतमंद हैं, जिनको आज ज़रूरी है। और यही हमारा विजन भी है और हमारी सरकार का भी कि विकसित भारत जो है वो इसी तरह से विकास में आ सकता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर में ही डिपेंड रह के सारे काम नहीं हो सकते, इंडिविजुअल भी हम लोगों को करना ज़रूरी होता है। तो हमारी एक सोच है कि हम इसको बहुत आगे लेके जाएं। आज 2500 से हम चाहेंगे कि 10,000 भी हों तो बहुत अच्छा है। मैं नंबर्स इन टर्म ऑफ रुपीस में नहीं गिनता हूं, मैं नंबर्स गिनता हूं कि कितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरा टर्नओवर क्या है ये मैं कभी देखता नहीं हूं। सर, आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान हमेशा एक देश रहा है, पहले भी और आज भी। और अगर मैं आज देख रही हूँ द वर्ल्ड इज इमर्जिंग एज अ डिफरेंटली नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब कृषि प्रधानता वापस आ रही है। एंड आप लॉजिस्टिक के साथ साथ माइनिंग में भी काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में भी काम कर रहे हैं। आप अपनी चश्मे से इसे कैसे देख रहे हैं? क्या भारत में इसका भविष्य आपको बहुत उज्जवल दिखता है? कैसे देखते हैं? जी मैम, देखिए माइनिंग है और दूसरे सेक्टर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं। आज इंडिया में उड़ीसा स्टेट है रिच फ्रॉम द मिनरल्स, जहाँ पर आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है।
और इसी तरह से जैसा कि आपने कहा कि हमारा देश जो है वो किसानों का देश है और हर किसान की ये उम्मीद होती है और तमन्ना होती है कि उसकी फसल अच्छी हो। और आप सभी को पता होगा कि इफ्को भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो किसान कंपनी है, जिसको लोग किसान कंपनी के ही नाम से जानते हैं। और आई थिंक पिछले 15 साल से हम लोग इफ्को के साथ में जुड़े हुए हैं और पारादीप पोर्ट में उनका एक प्लांट है जिसके अंदर में वो फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करते हैं। उनके साथ में हमारा जेवी है और हम उनका कंप्लीट लॉजिस्टिक इंक्लूडिंग बैगिंग और उसको किसानों तक पहुंचाना यानी डिस्टिनेशन डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन, वो हमारा जॉब है, वो हम उनके साथ में करते हैं। और उसका प्रोडक्शन भी जो है हम लोगों ने काफ़ी इंक्रीज किया है, बहुत मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजीज को लेकर आए हैं। और उसके अंदर हमारा जो मेन एम रहा है कि रेल कम रोड कम सी, ये 3 लेवल से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर को और किसानों तक उसको पहुंचाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आज किसान है तो सब कुछ है, फसल भी मिलेगी, घर में खाने को भी आएगा। क्योंकि इसको बढ़ाना और इसको एक ताकत देना एक हर भारतीय का मैं समझता हूँ कि काम होना चाहिए कि इसको आप जितना मैक्सिमम हो सकता है सपोर्ट करिए। खालिद जी, अब जब बात भारत की होती है तो भारत का जिक्र करते हुए 2047 को हम देखते हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट 2025, वी आर लुकिंग एट 2047। पारादीप को आप 2047 में कहां तक बढ़ते हुए देख रहे हैं? इस समय हमारे बीच जितेंद्र सिंह जी हैं, मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ आप स्वागत करें। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और खालिद जी, आपसे जो कि कॉन्वर्सेशन हो रही थी 2047 की, जितेंद्र सर भी आ चुके हैं इन द हाउस और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी 2047 का ही खाका पेश कर रहे हैं। हाउ आर यू गोइंग टू 2047? देखिए, भारत 2047 में जो विजन है उसको लेके चल रहे हैं और उसी के साथ साथ उसके पीछे पीछे हम भी हैं और हमारा भी ये विजन है कि हम भी 2047 तक एक उस ऊंचाई तक पहुंच सकें जहां हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। और कुछ अच्छा करने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और उसके साथ हम लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं। एंड भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर 2047 तक हम भी एक स्टेज पर ज़रूर होंगे। So whenever we look to business or a company, मुझे लगता है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको आईपीओ का बड़ा इंतजार रहता है। आपकी कंपनी भी जल्द लिस्टेड होने वाली है, तो आपके फिर प्लान्स क्या है और ये कैसे होने वाला है, प्रक्रिया क्या होने वाली है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी देखिए, इसमें हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है आईपीओ का, वो तो सभी जानते हैं कि आईपीओ क्या है। और इससे विन विन सिचुएशन कि हमको भी फायदा है और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनको भी फायदा है। तो यहाँ पर हमारी पास में जो, वैसे भी हमारी कंपनी में लाइक अभी 2500 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन वो हमारे एम्प्लॉइज नहीं है, वो पार्टनर हैं। क्योंकि हमारी कंपनी में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम में काम करते हैं। तो इसी तरह से अगर आईपीओ में और भी लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ में, तो उनको भी बहुत बड़ा एक फायदा पहुंचेगा। और यही हमारी सोच भी थी कि हम आम जनता तक कैसे पहुंच पाएं जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच खालिद जी, आपने अपना वक्त दिया हमें और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं हु आर लुकिंग अप टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड द थिंग्स जो अपनी जीवन में चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपने व्यूज साझा करने के लिए। तालियों के साथ एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।